आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। कल से यूपी सरकार के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योजनाओं की जानकारी देंगे। यूपी में सभी मंत्री देंगे योजनाओं का अपडेट। कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और जानकारी दी जाएगी। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे और स्वतंत्र देव सिंह और जितेंद्र प्रसाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी सरकार के मंत्री कल से जानकारी देंगे। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही स्वतंत्र देव सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, योजनाओं का अपडेट देंगे। खबर गाजीपुर से, जहां मुख्तार अंसारी की मां राबिया बेगम की बेनामी संपत्ति को कुर्क किया गया है। संपत्ति की कीमत 3.5 करोड़ बताई गई है। डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और गाजीपुर के महुआ बाग इलाके में करीब 810 मीटर का प्लॉट था, जिसे क्षेत्राधिकारी सदर और एसडीएम सदर ने कुर्की की घोषणा की। देखिए, जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी का ये बेनामी संपत्ति जो प्लॉट है, उनकी माता जी रबिया खातून के नर्स था। इस प्लॉट को आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया जा रहा है। कितना इसका रकबा है और क्या इसकी अनुमानित कीमत होगी? जो ये प्लॉट है जो महुआ बाग में स्थित है, इसका क्षेत्रफल लगभग 811 वर्ग मीटर है एवं इसका बाजार मूल्य लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपया। देखिए, जिलाधिकारी गाजीपुर गोरखनाथ मंदिर के हमलावर मुर्तजा पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। आरोपी मुर्तजा पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। यूएपीए कानून का मुख्य काम आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है और कानून के तहत पुलिस आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को इसके द्वारा चिन्हित करती है। तो मुर्तजा पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में पीएसी के 2 सिपाहियों पर मुर्तजा ने हमला किया था, जिसमें 2 सिपाही घायल हो गए थे। इसके बाद मुर्तजा को अरेस्ट किया गया और रिमांड पर भेजा गया है। आपको बता दें कि लगातार उसके पिता मुनीर अब्बासी के द्वारा ये कहा जाता है कि दिमागी तौर पर हालत सही नहीं है, लेकिन जब पुलिस सबूत खंगालती है, लैपटॉप खंगालती है, डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, तो संबंध आईएसआई और आईएसआईएस से निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर के लगातार पूछताछ भी जारी है। मुर्तजा ने कबूला भी था कि मुझे लगा मुस्लिम खतरे में और इसी वजह से मैंने ये हमला किया। वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था जिसमें मुर्तजा का कबूलनामा था। अब मुर्तजा पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जांच की आंच नेपाल तक पहुंच गई और ऐसे में अब मुर्तजा पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की तैयारी। रायबरेली में शराब माफिया की करोड़ों रुपए की संपत्ति को कुर्क करते हुए सील कर दिया गया है। अमन जायसवाल उर्फ शिवम और उसके भाई कोमल जायसवाल उर्फ अंकित के ऊपर अवैध शराब के धंधे को लेकर न सिर्फ कई मुकदमे दर्ज थे, साथ ही गैंगस्टर की कार्रवाई भी अमल में लाई जा चुकी है। सीओ सदर वंदना सिंह शहर कोतवाल राघवन सिंह के साथ इन शराब माफियाओं के घर पहुंची और मुनादी करवाते हुए इनके 2 घरों और राही कस्बे में मौजूद एक दुकान और जमीन, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 2 करोड़ 25 लाख है, उन्हें कुर्क करते हुए सील कर दिया। साथ ही मौके पर मौजूद उनके परिजनों को आदेश की कॉपी भी मुहैया करा दी गई। यहाँ पर ये गया प्रसाद जायसवाल हैं, उनके पुत्र हैं अमन जायसवाल और कोमल जायसवाल, जिन पर कई अभियोग पंजीकृत हैं। विशेष रूप से ये अवैध शराब की बिक्री का अभियोग पंजीकृत था, जिसके अंतर्गत 14(1) की कार्रवाई की जा रही है। 14(1) के अंतर्गत 2 करोड़ 29 लाख के लगभग इनकी संपत्ति जो माना जा रहा है कि अवैध कमाई से अर्जित की गई है, उसकी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। रामपुर के नगर शाहबाद में तालाब को पाट कर खड़ी की गई अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाया गया है। 5 इमारतों को एसडीएम ने खुद खड़े होकर पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्त करा दिया। प्रशासन की कार्रवाई से अवैध कब्जेदारों में खलबली मच गई है।
कई कब्जेदार खुद ही अपनी बिल्डिंग ढहाने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि नगर और क्षेत्र के अधिकतर तालाबों पर लेखपालों की मिली भगत से अवैध कब्जे करा दिए गए थे। खबर कानपुर से, जहां मरीज की मौत को लेकर परिजनों ने हंगामा किया है। मामला बर्रा 6 में स्थित सत्या हॉस्पिटल का है, जहां हाथ में फ्रैक्चर का ऑपरेशन कराने आए मरीज के ऑपरेशन के बाद अचानक तबियत बिगड़ी और मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद अस्पताल के सभी डॉक्टर और स्टाफ फरार हो गए, जिसके बाद परिजनों ने जमकर अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़ कर दी। हंगामा बढ़ता देख पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सभी को शांत कराने का प्रयास किया गया। है ये देखिए अग्रवाल, उनका हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन आज कल एडमिट कराया था और आज ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन हुआ 2 बजे के आसपास। ऑपरेशन के बाद जब बाहर आए तो बेहोश थे, एनेस्थीसिया तो लगा ही होता है, लेकिन उसके बाद उनके धीरे धीरे पल्सेस अपने आप गिरने लग गई। तो मैंने डॉक्टर से बोला तो डॉक्टर साहब अपना जितना 2-4 आए और उसके बाद देख के उन्होंने अपना निकल लिया वहाँ से। कब भर्ती कराया तो कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं? ये लापरवाही तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लापरवाही यही है। एक सिर्फ हाथ की कोहनी की हड्डी टूटने से किसी की डेथ हो जाए तो ये आप खुद समझ सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही हो गई है। होटल है ये। लगभग 57 साल के एक प्रदीप कटियार जी हैं, और उनके बेटे अमन कटियार की तरफ से एक तहरीर दी गई। उनके द्वारा ये बताया गया कि पिता का आज कोहनी का ऑपरेशन होना था, जिसमें उपचार सही से न होने के कारण उनकी मृत्यु हुई। इस संबंध में उन्होंने जो है कभी एक तहरीर दी है, तहरीर प्राप्त हो गई। बॉडी को जो है पंचायतनामा कर जो है पीएम के लिए मोर्चरी भेजा गया। जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई हो की जाएगी। लगभग खबर मुजफ्फरनगर से, जहां मामूली विवाद में युवक को गोली मार दी गई। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और चचेरे भाई पर ही गोली मारने का आरोप लगा है। मुजफ्फरनगर के जानसार थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। थाना क्षेत्र में सहोजनी गांव में 2 चचेरे भाइयों के बीच में आपस में विवाद हुआ, जिसमें एक भाई द्वारा दूसरे को गोली मार दी गई है, जिसको जो है जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। और इनमें जो विवाद है वो नाली की सफाई को लेकर विवाद हुआ। खेतों के बीच में नाली की सफाई को लेकर विवाद हुआ। एक भाई जो है उसको मना कर रहा था, दूसरा भाई जो है उसकी सफाई का जो अवशिष्ट है उसको खेतों में डाल रहा था। इसके लेकर के ही इसमें विवाद हुआ और उसमें एक भाई के द्वारा दूसरे को गोली मारी। हालत कैसी है घायल की? अभी तो मजरूब की हालत गंभीर है। अब चिकित्सा की जा रही है उसकी। कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी गिरफ्तारी नहीं है, अभी थाने पे भी तहरीर भी नहीं है। जैसे ही तहरीर आती है मुकदमा लिखा जाएगा। जालौन में न्यूज 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। सामूहिक नकल मामले में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने बड़ी कार्रवाई की है। बाबू चंद्रशेखर राम भरोसे तिवारी महाविद्यालय 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। केंद्र व्यवस्थापक और कक्ष निरीक्षक को 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया है। गणित और वनस्पति विज्ञान की दोनों विषयों की परीक्षा निरस्त की गई है। दोबारा कराई जाएगी बीएससी तृतीय वर्ष के वनस्पति और गणित की परीक्षा। सोशल मीडिया पर सामूहिक नकल कराने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है और महाविद्यालय को 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बीएससी तृतीय वर्ष के वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी और मैथ्स की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। बागपत में तौल लिपिक से मारपीट करने के विरोध में तौल लिपिकों ने 7 दिन तक गन्ना तौल केंद्र बंद करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 6 से अधिक लोगों ने गन्ना तौल लिपिक को दौड़ा कर पीटा था। मारपीट का शिकार हुए तौल लिपिक ने बागपत कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर तौल लिपिकों ने काम बंद करने की घोषणा करते हुए कार्रवाई को लेकर तौल लिपिकों ने थाने में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद गन्ना सेंटर पर काम बंद किया गया। 7 दिन तक बागपत के सभी गन्ना तौल केंद्र बंद रहेंगे। गन्ना तौल बंद होने से किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। हमारे चीनी मिल के गन्ना क्रय केंद्र बिहारीपुर पर हमारे तौल लिपिक श्री
परवीन कुमार को 2 किसानों ने कुछ उनके साथ अज्ञात किसान थे, जिनका 2 का वो नाम जानता है। एक का नाम बसंत कुमार है, एक का नाम जो है तुषार कुमार है, सनो फरवीर सिंह बिहारीपुर के हैं, जो इनके पास अपना गन्ना नहीं है, गन्ना खरीद कर लाते हैं वो बाहर से। और वे परसों एक बुग्गी गन्ना लाए थे, उसको परसों पर्ची दे दी गई थी, लेकिन आज वो बिना गन्ने के पर्ची लेने आए अपनी कि हमें एक पर्ची और चाहिए कि बिना गन्ने के। वो हमारे बाबू परवीन कुमार ने देने से मना कर दिया, उनको समझाया भी बहुत, लेकिन वे नहीं माने, गाली गलौज पर उतारा हुआ आगे। उसके साथ और चौकीदार के साथ दोनों के साथ मार पिटाई करी, उनके कपड़े फाड़ दिए और उनको लात घूसों से मारा। HSC मशीन जो हैंड होल्ड कंप्यूटर हमारा है, जो पर्ची जिससे चीनी मिल की पर्ची कटती है, पर्ची दी जाती है, वो तोड़ दी, वेट मशीन फोड़ दी और उसकी जेब में जो पैसे थे वो पैसे निकाल लिए। 2800 रुपये उसकी जेब में बताए उसने, जो थे मेरी जेब में, वो निकाल लिए। कब से कर रहे हैं ये क्या जी? ये जो गन्ना किसान है और जो जिनका आप बता रहे हो, ये पहले से कर रहे हैं, लेकिन जो पहले थे और उनके जो अभी तक जब तक ये नहीं पता चला था कि बाहर का गन्ना लाते हैं, कर ये शुरू से रहे। इनकी जमीन जो है भट्टे में गई हुई है। समाजवादी पार्टी ने बस्ती सिद्धार्थनगर MLC चुनाव रद्द करने की मांग की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को समाजवादी पार्टी ने पत्र लिखा है। बस्ती सिद्धार्थनगर MLC चुनाव में कई बूथों पर कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। सपा ने मतदान रद्द कर फिर से चुनाव कराने की मांग की है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को समाजवादी पार्टी ने पत्र लिखा है और मांग की है कि बस्ती सिद्धार्थनगर MLC चुनाव में कई बूथों पर कैप्चरिंग की गई और इस वजह से यहां पर MLC के चुनाव को रद्द किया जाए और दोबारा से चुनाव कराया जाए। आपको बता दें कि कल अखिलेश यादव ने एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें महिलाएं आरोप लगा रही थी कि उनके मताधिकार का इस्तेमाल वहां पर बैठी हुई दूसरे लोग कर रहे हैं, जिसपे संज्ञान लेने की अपील की थी। और आज समाजवादी पार्टी ने पत्र लिखा है मुख्य निर्वाचन आयोग को और मांग की है चुनाव आयोग से कि यहाँ चुनाव रद्द किए जाएं, दोबारा से चुनाव किए जाएं। बूथ कैप्चरिंग का आरोप भी लगाया है। समाजवादी पार्टी ने बस्ती सिद्धार्थनगर MLC चुनाव रद्द करने की मांग करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है और कहा है कि बूथ कैप्चरिंग हुई है, इस वजह से चुनाव रद्द हो और दोबारा से चुनाव करवाए जाए। MLC के कल चुनाव संपन्न हुए हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चुनाव हुए थे और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अब बस्ती सिद्धार्थनगर MLC चुनाव रद्द करने की मांग की है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता SK वाजपेयी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। SK, बस्ती सिद्धार्थनगर में बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी ने, चिट्ठी लेकर के मांग भी की है कि इन MLC इलेक्शंस को रद्द किया जाए और दोबारा से चुनाव करवाए जाएं। क्यों? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बस्ती और सिद्धार्थनगर सीट की बात करें, जो कि नगर निकाय की सीट है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार को पत्र लिखा है, उसमें पत्र लिखकर मांग की है कि इस MLC सीट पर जो मतदान हुआ है उसको निरस्त किया जाए और नए सिरे से मतदान कराया जाए। हालांकि समाजवादी पार्टी की जो शिकायत है उसमें उन्होंने इसकी वजह बताई है कि कई ऐसे मतदान केंद्र थे जहां पर बीजेपी के जो पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उनकी तरफ से जो वास्तविक वोटर से उनको वोट नहीं देने दिया गया और उनके स्थान पर दूसरे लोगों से वोटिंग कराई गई, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि इन बूथों पर दोबारा से मतदान कराया जाए। हालांकि उन्होंने, अगर हम सीटों की बात करें तो उन्होंने सीटों के भी कुछ नाम अपने पत्र में लिखे हैं, जो शिकायती पत्र निर्वाचन आयोग को भेजा है, जिसमें संत कबीर नगर का हैसर बाजार का मतदान केंद्र है, साथ ही साथ बस्ती जिले का गौर ब्लॉक का मतदान केंद्र है, साथ ही साथ में अगर हम कहें तो बस्ती के विक्रम जोत मतदान केंद्र को लेकर भी आपत्ति जताई गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि इन बूथों पर वो लोग वोट डाल रहे थे जो वास्तविक वोटर नहीं थे, जबकि वो वास्तविक वोटर थे, उनको वोट नहीं डालने दिया गया। इस पर समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं मांग कर रही है कि बूथों पर मतदान निरस्त किया जाए और दोबारा मतदान कराया जाए। जी SK, कल अखिलेश यादव ने एक वीडियो भी शेयर किया था अपने ट्विटर हैंडल से, जिसमें लिखा था कि घोर आपत्तिजनक और निंदनीय। उस वीडियो में 2 महिलाएं हैं जो कि आरोप लगा रही हैं कि अंदर बैठे जो दूसरे महिलाएं हैं, जो जिनका मताधिकार का प्रयोग है, उन्हें मताधिकार नहीं करने दिया जा रहा है, बल्कि जो ड्यूटी पर तैनात महिलाएं हैं वो उनके मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। तो ऐसे में क्या कोई संज्ञान लिया क्या? और आज ये चिट्ठी भी लिख दी है कि बस्ती और सिद्धार्थनगर में MLC के चुनावों को रद्द किया जाए।
बिल्कुल निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ऐसे आरोप लगाए जाते रहे हैं। हालांकि कई बार उन्होंने इसकी शिकायत भी आयोग में की है। अब चूंकि मामले की शिकायत बस्ती सिद्धार्थनगर बल्कि सीट को लेकर भी आयोग में हो चुकी है, तो इस पूरे मामले पर आयोग को संज्ञान लेना है और आयोग अगर चाहे तो वो कार्रवाई करे, क्योंकि आयोग कहीं ना कहीं पूरे मामले की डीएम से रिपोर्ट लेगा। डीएम की रिपोर्ट के आधार पर आयोग आगे की कार्रवाई तय करेगा। अगर समाजवादी पार्टी के आरोपों में कहीं से कोई सच्चाई होगी तो निश्चित है कि आयोग इन सीट पर दोबारा चुनाव करा सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से शिकायत जरूर की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पत्र पर अभी तक आयोग की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। अब देखना यह है कि इस आरोप को लेकर आयोग क्या एक्शन सिद्धार्थनगर बस्ती की सीट पर लेता है। हालांकि जो ट्वीट का मामला है वो जरूर अखिलेश यादव की तरफ से किया गया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई भी शिकायत निर्वाचन आयोग में नहीं की गई थी। जी, बस्ती सिद्धार्थनगर के अलावा एसके और भी कहीं के बारे में कोई जानकारी समाजवादी पार्टी के द्वारा दी गई है या समाजवादी पार्टी के द्वारा ऐसा कहा गया कि वहां पर भी चुनाव रद्द हो और चुनाव दोबारा से कराया जाए? बिल्कुल, अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से बस्ती सिद्धार्थनगर की सीट को लेकर आपत्ति जताई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि इन सीटों पर जो वास्तविक वोटर थे उनको वोट नहीं देने दिया गया और बाकी दूसरे लोगों से वोट दिलाए गए। तो कहीं ना कहीं अब जरूर ये सारी चीजों को लेकर आयोग के पास शिकायत हुई है। अब ये देखना है कि आयोग इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेता है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई नजर आती है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का तो दौर कल ही शुरू हो गया था। रामगोपाल यादव खुद कह रहे थे कि अगर इलेक्शन फेयर होते हैं तो जीत हमारी ही होगी, लेकिन हम अगर समीकरणों को देखते हैं तो समीकरण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनते हुए दिखाई दे रहे थे। जहां विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता, उसके बाद उनके चुने हुए सदस्य ज्यादा हैं और ऐसे में मताधिकार जो लोग प्रयोग करने अपने जा रहे थे उनका यही कहना था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर रामगोपाल यादव की तरफ से पहले ही शुरू हो गया था। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये स्थानीय निकाय का चुनाव है वो सत्ता का प्रभाव निश्चित तौर पर उन चुनावों पर होता है और ये चाहे 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान रहा हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान। और ये बात बिल्कुल निश्चित है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी से ज्यादा मजबूत स्थिति में इस चुनाव के दौरान दिखाई दी है, क्योंकि उसके पास में ज्यादा विधायक हैं, ज्यादा सांसद हैं, ज्यादा जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष है, ज्यादा प्रधान है। तो निश्चित है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की राहें जरूर आसान नहीं है। और अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी जब इस तरीके के आरोप लगा रही है, गंभीर आरोप, तो इस पर आयोग की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। बस्ती और सिद्धार्थनगर के जहां पर मतदान दोबारा से कराने की मांग की जा रही है, कौन सा वो केंद्र था जहां धांधली की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है? इसके बिल्कुल, इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से कई ऐसे बूथ हैं जिनके नाम आयोग को शिकायत में दिए गए हैं, जिसमें बस्ती जिले के विक्रमजोत मतदान केंद्र है जो कि विक्रमजोत ब्लॉक में आता है। उसके अलावा अगर हम कहें तो संत कबीर नगर का एक बूथ है जो हैसरबाग मतदान केंद्र है, जिसकी संख्या समाजवादी पार्टी की तरफ से बताई गई है कि वहां 190 मतदाता थे और 100% मतदान किया गया, जिसको लेकर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी शिकायत कर रही है। उसके अलावा बस्ती के गौर ब्लॉक का मतदान केंद्र है जहां पर कई वास्तविक मतदाताओं को वोट न डालने देने का आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से बिल्कुल लगाया गया। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई करता है। बहुत शुक्रिया एसके आपका। खबर गाजियाबाद से जहां एक शिव मंदिर से गणेश जी की चांदी की मूर्ति चोरी हो गई है। मामला थाना लिंक रोड इलाके के झंडापुर मेन मार्केट का है, जहां शिव मंदिर में रखे गए गणेश जी की चांदी की चोरी हो गई है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ये गणेश जी की मूर्ति चोरी हुई। किसी धातु की थी मूर्ति? वो कुछ चांदी भी थी, कुछ कॉपर भी था ऐसे। अच्छा, तो कब हुआ चोरी? ये रात हुआ है। तो पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस सूचना अभी 25 है, अभी मीटिंग होने वाला है वहाँ स्कूल पे। तो कैसे पता लगा आपको? कब पता चला ये जब हम अपने लड़के को चाबी दिए कि तुम जाके ताला खोलो, हम नहा धोआ के आ रहे हैं 4:30 बजे, तो और ये लोग थे और फिर हाला हुआ कि ऐसे ऐसे बात हो गया। ये गणेश जी की मूर्ति चोरी हुई। खबर मथुरा से, जहां घिया मंडी स्थित श्री रामचंद्र के मंदिर में श्री राम लला का महाभिषेक किया गया। महाभिषेक के बाद नगर भ्रमण के लिए भगवान श्री राम का डोला निकलेगा। श्री राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा
प्राचीन श्री राम मंदिर गया मंदिर में प्रातः प्रभु के सूर्य ग्रह का महाभिषेक किया गया है और इसके बाद दोपहर में यहाँ पर आरती होगी, चंद्र का दर्शन होगा, साय बधाई गायन कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा साय नगर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें मथुरा वृंदावन गोवर्धन के यानी ब्रज क्षेत्र के संत महंत आदि शामिल होते हैं और भव्यता के साथ प्रभु श्री राम का टोला निकाला जाता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है। श्री राम। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।